नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, कोल्हा बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हालदार जी द्वारा लिखित आलो आधारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि बेबी हालदार अपने जीवन में मात्र एक ही रचना लिखती हैं, आलो आधारी नाम की। लेकिन यह रचना अपने आप में समाज के लिए नई प्रेरणा जगाने का प्रयास करती है। आज जो समाज है, जिस समाज में महिलाएं उपेक्षित हैं, जीवन में काफ़ी परेशानियों से या मुसीबतों से जब घिर जाती हैं, तो ऐसे स्थिति में आत्महत्या जैसी चीज़ें करने के लिए वो विवश हो जाती हैं। ऐसे महिलाओं के लिए एक रचना प्रेरणा स्रोत है। यह रचना ऐसे महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करने का प्रयास करती है, जो अपने जीवन में धैर्य, धीरज, साहस इत्यादि को बना के रखने की बात करती है। साथ ही साथ ये रचना यह भी बताने का प्रयास करती है कि हमें जीवन में जब चारों तरफ से हम जब कठिनाइयों से, समस्याओं से घिर जाए, तो उस समय हमारा सबसे जो परम मित्र होता है वह होता है हमारा साहस। जो व्यक्ति साहस, धैर्य और धीरज इत्यादि को बखूबी रूप से जब समझ लेता है या उस धैर्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो वही व्यक्ति अपने साहस से धीरे धीरे अपने जीवन में आई हुई सभी समस्याओं को समाप्त करता है। अर्थात सभी समस्याओं से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, वह होता है उसका साहस। तो इस तरह से बेबी हालदार जो काफ़ी कम पढ़ी लिखी हैं, 7वीं तक वह पढ़ी हैं, और ऐसे स्थिति में उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के 2-3 बच्चे हो जाने के बाद उनके पति के द्वारा उनका तिरस्कार कर दिया छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो समस्याएं काफ़ी चुनौतियों से भरी होती हैं जीवन की, और ऐसे बदहाली, लाचारी, बेहोशी और गरीबी भरे जीवन में वह अपने 3-3 बच्चों को लेकर किस तरह से वह जीवन यापन करने का प्रयास करती हैं, वह बातें इसमें बड़े मार्मिक ढंग से वह इस पाठ में बताने का प्रयास करती हैं। साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से समाज के लोग जब किसी अकेली औरत या महिला को देखते हैं तो किस तरह से छीटाकशी करते हैं, किस तरह से उसके बारे में बात करते हैं, वह भी इसमें बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि संसार में सभी लोग एक जैसी मानसिकता वाले नहीं होते हैं। कहीं न कहीं ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसकी मानसिक स्थिति इस तरह से मजबूत होती है, उसके उस सहारे के माध्यम से व्यक्ति अपनी पहचान समाज में या आने वाली पीढ़ियों में बना लेता है। ठीक उसी प्रकार से बेबी हालदार के जीवन में भी है। तातुस नाम की वह व्यक्ति है जिनके प्रभाव में बेबी हालदार पढ़ना लिखना सीखती हैं, और धीरे धीरे वह अपनी जीवन की चीज़ों को, यथार्थ की चीज़ों को वह लेखनी के माध्यम से व्यक्त करती हैं, जो आज हमारे सामने दिखाई देता है, और उससे हम एक प्रेरणा लेते हैं और आने वाले समाज के लिए एक मिसाल का काम करता है। तो आइए देखें बेबी हालदार जी अपनी रचना के माध्यम से क्या बताने का प्रयास करती हैं। आलो आधारी अर्थात जीवन संघर्ष, मेरे जीवन के संघर्ष, मेरे जीवन की चुनौतियाँ। ठीक, आलो आधारी नाम की जो पुस्तक है वह बांग्ला साहित्य में लिखी गई है, और इस तरह से इसका अनुवाद किया गया हिंदी साहित्य में, मूलभूत से बांग्ला साहित्य में है। आइए देखा जाए। मैं अपने किराए के घर में थी। कौन? बेबी हालदार किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, और यही बात हमारे मन में हमेशा चलती रहती थी। यदि काम नहीं मिला तो अपने बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगी, इस तरह से कैसे उन्हें पालूंगी, पोसूंगी, कैसे उनका पालन पोषण इत्यादि करूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने के लिए जाती, दूसरे से भी काम जुटाने के लिए कहती, और जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनसे भी अपने लिए काम जुटाने की बात कहती।
मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना है। मुझे इस बात की चिंता हमेशा सताए रहती थी कि महीना जैसे खत्म होगा मकान मालिक किराए के लिए दौड़े दौड़े आएगा, फिर मैं उस मकान मालिक को किराया कैसे दूंगी। यदि मैं मकान मालिक का किराया नहीं चुका पाई महीने के अंत तक तो वह हमारे सामान के साथ हमें भी बाहर निकाल देगा। तो मैं काम भी खोजती थी और क्वार्टर भी खोजती रहती थी कि इतना सस्ता कहीं दूसरा क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बात की भी मैं मूल्यांकन करती रहती थी, जानकारी जुटाती रहती थी। घर में इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे, लगभग 1.5 सप्ताह बीत रहे थे और काम कहीं नहीं मिल रहा था मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग यही पूछते, क्या पूछते कि तुम यहाँ अकेली रहती हो। सब लोगों को इस बात की परेशानी थी कि सब लोग यही एक ही बात प्रश्न पूछते थे कि तुम अकेली यहाँ क्यों रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम्हारा पति तुम्हारा कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, कितने दिनों से यहाँ रह रही हो, तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है और तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है, तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी और तुम बिना स्वामी के अपने अकेले यहाँ रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता, तुम्हारा स्वामी तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आता, इत्यादि प्रश्न। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती। इसलिए टोले की जितनी भी महिलाएं थीं ऐसे प्रश्न जब पूछते थीं तो किसी के पास मुझे खड़े होने की इच्छा भी नहीं होती थी, अर्थात मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। क्योंकि सभी बातें वो लोग किसके बारे में, बेबी हवलदार के पति के बारे में करती हैं और बेबी हवलदार के पति जो असहाय, लाचार, बेवश या इस तरह की दुनिया में जहाँ पर महिलाओं को काफ़ी लोगों के द्वारा वासना नज़रों से देखा जाता है, ऐसे स्थिति में वह उसे अकेला छोड़ देता है। वह इस बात का उसको जिम्मेदारी नहीं उठाता है उसके 3-3 बच्चे किस तरह से उनका पालन पोषण एक महिला के द्वारा किया जाएगा। और इस तरह से बेबी हवलदार अपने पति के बारे में उठे हुए प्रश्नों को तो जब सुनती हैं तो अंदर से उनकी जो अंतरात्मा होती है वह एकदम क्रुद्ध हो जाती है, और लेकिन वह करे तो क्या करें, विवश हैं। इसीलिए लोगों के सामने कभी खड़ा भी नहीं होती, क्योंकि लोग एक ही प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा पति कहाँ, कैसे, क्यों नहीं आता, क्यों छोड़ दिया तुम्हें, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है। एकाध प्रश्नों को सुनने के बाद उनके मन में काफ़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अर्थात आगे देखिए क्या होता है, इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों के साथ मैं उसी समय काम खोजे निकल पड़ती और बच्चों को साथ में ले लेती, उसी समय काम खोजे निकल पड़ती। कुछ घंटे बाद जब मैं काम खोज कर कुछ घंटों बाद घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती क्यों काम मिला। फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई न कोई मुंह से चुक चुक आवाज़ निकाल कहती, मेरे चेहरे के भाव को पढ़ते हुए कोई न कोई चुक चुक आवाज़ निकाल के कहती, मिल जाएगा काम, इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा, इधर उधर ढूंढने का प्रयास करोगे तो एक दिन काम मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगी, अपने बच्चों की बातें करने लगी और इस तरह से करने लगी। फिर मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का युवक मोटर चलाता था। मेम साहब की जो कोठी है, कोई कोठी है जो मेम साहब की कोठी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। उनके ठीक सामने एक मकान है, उस मकान में सुनील नाम का एक युवक है।
जिसकी उम्र 30-32 साल है, वह मोटर रिक्शा यानी वह टेम्पू चलाता है। वह मुझे पहचानता था, वह मेरी जान पहचान का था। इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। वह मुझे कह रखा था कि एक दिन रास्ते मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या आप उस कोठी में काम नहीं करती? एक दिन वह गाड़ी रोकते हुए रास्ते मिल गया, पूछा उस कोठी में काम नहीं करती? तो मैंने कहा उस कोठी में काम छोड़े तो मुझे 1.5 सप्ताह हो गए। और इस तरह से वह पूछा काम करोगी? तो कहेगी काम नहीं करोगे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? तब प्रश्न उठता है कि आखिर वो काम क्या करती हैं? तो बेबी हालदार जो काम करती हैं, काफ़ी कम पढ़ी लिखी होने के कारण मजबूरी उनके सामने इस तरह से है कि वह लोगों के घरों पर झाड़ू लगाती हैं, बर्तन धोती हैं और खाना बनाने का काम करती हैं। इसी काम की तलाश रहती थी और इसी काम के लिए सुनील नाम के उस व्यक्ति से वह आग्रह की थी कि कहीं किसी के घर खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोने इत्यादि यदि काम मिले तो हमको ज़रूर बताना, मुझे काम की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने पिछले जो मकान में काम कर रही थी वहाँ पर मैंने काम 1.5 सप्ताह पहले क्या कर दिया, छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला ठीक है, घबराओ मत, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। उसने कहा काम के बारे में जैसे पता चलेगा मैं फ़ौरन तुम्हें बताऊंगा। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिला कर मैं उसके साथ सो रही थी और इस तरह से बच्चों को खाया पिला के बच्चों के साथ सो रही थी कि सुनील आया। तभी सुनील आया और बोला क्यों काम मिला कहीं? मैंने कहा नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला, अभी तक तो कुछ काम ही नहीं मिला। वह बोला तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ? उसने कहा मेरे साथ चलो। मैंने पूछा कहाँ? मैंने कहा नहीं अभी तक कुछ। मैंने कहा तो वह बोला काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, काम करना है तो चलो मेरे साथ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बातें सुन मैं फ़ौरन उसके साथ निकल पड़ी। उसकी बातें सुनने बाद फ़ौरन मैं उसके साथ निकल पड़ी और इस प्रकार से उसके साथ मैं फ़ौरन निकल पड़ी। वहाँ पहुँच कर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई। वहाँ पहुँच कर सुनील ने घर के दरवाजे के सामने लगी हुई बेल को बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा सर आपने कहा था ना? उसने कहा सर आपने कहा था ना किसी काम वाली को चाहिए, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम बंगाली हो? उस साहब ने मुझसे पूछा बेबी हलदार से कि तुम बंगाली हो? मैं बोली हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा देखो यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। कहते हैं यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं प्रति माह 800 रुपये वेतन देता हूँ। तुम्हारे पैसे के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊँगा, तुम्हें कितना पैसा देना है तुम्हारे काम को देखकर मैं बताऊँगा। मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। तुम जितनी जल्दी आ सकती हो क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा। मैं सोची कि मुझे तो वापस यहाँ जाके खाना बनाना होगा बच्चों के लिए, तो सवेरे आना ही यहाँ ठीक रहेगा। मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा कि वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को तैयार हुआ तो मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। मैंने उससे कहा थोड़ा और रुक जाओ।
वह बोला तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं चल रहा हूँ, तुम बात करके चले आना। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने पैसों की बात नहीं उठाई। फिर इतना कहा कल से तुम काम पर आ जाओ, इतना ही कहा कि कल से तुम काम पर आ सकती हो। और इस तरह से उन्होंने यह कहते हुए कह दिया कि कल से तुम काम पर आ सकती हो। और इस तरह से